बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान साहब के हवाले से जितनी बड़ी खबर आई है, एक खबर ये आई कि इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। ये एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो ये मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को ये डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। इसराइल कहीं आसिम मुनीर साहब को कत्ल करना चाहता है, यानी ये अब खबरें चलना शुरू हो गई हैं। हल्की हल्की इसके ऊपर लोगों ने बातचीत शुरू कर दी है। बाहर से भी एक दो सोर्सेज हैं जिनसे खबर दिलवा दी गई है कि जनाब इसराइल आसिम मुनीर को कत्ल करना चाहता है और उसके लिए कोई बड़ा बारीक वारदात हो रही है। यानी अब आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, आप फ़लस्तीन के हक में नहीं निकल सकते, हत्ता कि आप फ़लस्तीन का झंडा भी नहीं उठा सकते। आपको कुट पड़ेगी या आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जबरी तौर पर लापता भी कर सकते हैं और कत्ल भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में ये सब कुछ हुआ। तो ये जो नया चूरन बेचा गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब को इसराइल कत्ल करना चाहता है, मेरे ख्याल में ये गलत है। जो दुरुस्त चीज़ है वो ये है कि जितनी जल्दी आसिम मुनीर साहब खुद को इन सियासी मामलात से अलग कर लेंगे ना, अपने आप को और अपने इदारे को इन सियासी मामलात से जितना दूर ले जा सकते हैं, जितनी जल्दी ले जाएंगे उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। वरना ये काम होना तो ज़रूर है, आज नहीं तो कल हो जाएगा, लेकिन इसमें नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। नाज़रीन, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है और नेतन्याहू पर अदालत में केसेस है। नंबर एक, देखें वो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी होकर आ गई। नंबर एक, उस पर अदालत के अंदर केसेस चल रहे हैं और वो बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। नंबर दो, ईरान से बदतरीन शिकस्त हो चुकी है, क्योंकि इस रीजन में एक ही मुल्क था जिसने टक्कर देनी थी इसराइल को और उन्हीं के लिए तैयारी थी इसराइल की सारी। और वो ये हमेशा से बताते थे कि ईरान से हम बहुत ताकतवर हैं, लेकिन ईरान ने जिस तरह मुकाबला किया वो शिकस्त अब नेतन्याहू के खाते पड़ गई। नंबर तीन, ट्रंप का रवैया काफ़ी बदलता जा रहा है। ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जो डील है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं नेतन्याहू से ताल्लुकात से भी। यानी जो नेतन्याहू से ताल्लुकात हैं उससे ज़्यादा ट्रंप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ईरान के साथ जो मुआहदा हो रहा है उसको। तो ये भी एक नेतन्याहू के लिए बहुत परेशानी वाली बात है और सियासी नाकामी है बहुत बड़े पैमाने पर कि अब अगर इलेक्शन होते हैं तो नेतन्याहू की पोजीशन बड़ी कमज़ोर हो सकती है। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी जो मिनाब स्कूल वाला इंसिडेंट है वो एक मुसीबत बन गया है, क्योंकि वहाँ पे 168 तालिबात जाँ बहक हुई थी मिनाब स्कूल वाले वाक़े में। अब डोनाल्ड ट्रंप से ये सवालात पूछे जाते हैं तो उनके पास जवाब कोई नहीं होता। लेकिन एक और ख़बर मेरे पास आई है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये खबर छपी है और ये ज़रा खौफनाक चीज़ है। इसमें यह है कि ज़मीन पे 4 जगहों पे बहुत बड़े ज़लज़ले आए हैं एक ही दिन में। यानी नॉर्मली ऐसा नहीं होता, 1 या 2 ज़लज़ले आपके रिपोर्ट होते हैं जो बड़े ज़लज़ले कभी ऐसा हो जाए, लेकिन यहाँ पे 4 ज़लज़ले एक ही दिन में आए हैं ज़मीन पर और ये चारों बड़े ज़लज़ले थे। बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है और ये ज़लज़ले जो है ना, अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे और जापान तक, ये वो रीजन है जहाँ पे ये ज़लज़ले आए हैं। इनमें 5.6 शिद्दत का ज़लज़ला जो है वो कैलिफोर्निया की एक वैली में आया। फिर उसके बाद शुमाली वेनेज़ुएला में लगातार 2 बहुत बड़े बड़े ज़लज़ले आए, जिनमें एक ज़लज़ला जो है वो 7.2 शिद्दत का था और उसके सिर्फ 39 सेकंड के बाद उससे भी ज़्यादा शिद्दत यानी 7.5 शिद्दत का दूसरा ज़लज़ला भी वहाँ पे आ गया। और ये 2 ज़लज़ले बड़े खौफनाक वहाँ पे आए। और इसके बाद जापान का एक शहर है उसके नज़दीक एक और ज़लज़ला आया 6.9 शिद्दत का समंदर के अंदर। तो इतने मुख्तसर वक्त में दुनिया भर में इस कदर शदीद ज़लज़लों का आना एक इंतहाई नायाब और ये गैर मामूली बात है, ये आम बात नहीं है। वेनेज़ुएला में जो 2 शदीद तरीन ज़लज़ले आए हैं उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी इमदाद के लिए अपनी टीमें रवाना करेगा और हमारे लोग तैयार हैं
और हमारी टीमें भी तैयार हैं, वो वेनेजुएला में जाएंगी और लोगों की मदद करेंगी। इब्तदाई जो अंदाजे हैं, जो अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे है उसके अलग अलग अंदाजे हैं, उनके मुताबिक ज़ल्ज़लों के नतीजे में जो लोग हलाक हो सकते हैं उनकी तादाद 10,000 से लेकर 1 लाख के दरमियान पहुंचने का खदशा है। यानी अभी इतनी तबाही है कि अभी कुछ समझ नहीं आ रही कि कितने लोग इसमें मारे गए हैं ज़ल्ज़लों में। लेकिन वेनेजुएला में एक बहुत बड़ी तबाही हुई है। अब ये ज़ल्ज़ले जो हैं वो कुदरती तौर पे आए हैं या किसी साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ये 4 बड़े ज़ल्ज़ले एक साथ, जिनमें से 3 एक ही रीजन में आए हैं, एक ही बरे आज़म पे आए हैं, और एक ज़ल्ज़ला उसके थोड़ा दूर जो है वो जापान में आया है। तो ये बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। वेनेजुएला में अमेरिका बड़े अरसे से दाखिल होना चाहता है। अमेरिका ने उनका सदर भी उठा लिया था, और अब अगर वेनेजुएला में इतने बड़े पैमाने पे ज़ल्ज़ले आए हैं तो बहुत बड़ी इमदादी कार्रवाइयाँ अमेरिका करेगा। तो सूरत हाल जो है वो अमेरिका की फेवर में ही जाएगी इस ज़ल्ज़ले के बाद भी। लेकिन इंसानों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ। 10,000 से 1 लाख के दरमियान जाँ बहक होने वालों की तादाद हो सकती है। नाज़रीन, आबनाए हुर्मुज़ में एक दफ़ा फिर फटा पड़ गया, और जो फटा है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो सादी सादी है वो ये है कि अमेरिका ने एक और रास्ते से कोशिश की कि जहाज़ों को गुजारा जाए। यानी ईरान ने तो एक रास्ता बताया हुआ है ना कि आबनाए हुर्मुज़ में इस तरफ से आपने ईरान के करीब से होकर गुजर जाना है। फिर ईरान ने एक रास्ता और बनाया कि आप यहाँ से भी गुजर सकते हैं। आमदोरफ्त तेज़ करने के लिए ईरान अपने तरीके से चल रहा है और वो जहाज़ों को हिफाजत के साथ वहाँ से निकाल रहा है। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि बिल्कुल ओमान के करीब से जो जनूबी एरिया है आबनाए हुर्मुज़ का, वहाँ से उन्होंने एक रास्ता खुद बनाया और जहाज़ों को कहा कि तुम यहाँ से निकलो, ईरान से बात किए बगैर। तो ईरान ने फौरी तौर पे इस पे वार्निंग जारी कर दी, और पासदारान इनकलाब की बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ उन्हीं रस्तों से मुमकिन है, उन्होंने कहा कि जिनका ऐलान इस्लामी जमहूरिया ईरान की तरफ से किया गया है। और अगर किसी और जगह से आप गुजरने की कोशिश करेंगे तो जहाज़ों को ख़तरा हो सकता है। ईरान ने वार्निंग जारी की। उसके बाद जो 3 जहाज़ वहाँ से टैंकर्स गुजर रहे थे तेल लेकर, वो वापस चले गए। अब ये नाज़रीन सूरत हाल है आबनाए हुर्मुज़ में। तो अमेरिका और ईरान के बीच में बार बार पंगे हो जाते हैं छोटे मोटे, और ये अमेरिका ने एक एडवेंचर करने की कोशिश की है कि ईरान की पहुँच से बाहर अगर हम जहाज़ों को निकाल सकें। लेकिन ईरान ने फौरी तौर पर मुदाखलत की, जहाज़ों को पीछे हटाया, और उन्होंने ये कहा कि फिर इस तरह आबनाए हुर्मुज़ बंद हो जाएगी और जहाज़ों को ख़तरा होगा। ख़तरा किससे होगा? ईरान से ही होगा, या बारूदी सुरंगों से हो सकता है, या कोई और शरारत कर सकता है। लिहाजा ईरान ने जिम्मेदारी ली है कि जहाज़ सारे हम गुजारेंगे और हिफाजत के साथ गुजारेंगे, और फ्यूचर में वो इससे पैसा भी बनाएंगे। अमेरिकन को अगर पैसे में हिस्सा चाहिए तो वो ईरानियों से बातचीत कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।